गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स के द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण जो कि ब्लूम के द्वारा दिया गया है उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स गिवन बाय ब्लूम्स। तो अब ये जो एजुकेशनल एम्स हैं, ये जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, ये क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत वे शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं जिनके द्वारा छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को छात्रों के अधिगम के व्यवहार परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया है। अर्थात ब्लूम ने क्या किया है? छात्रों के अधिगम सीखकर छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उस रूप में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया है। अब अधिगम उद्देश्यों का संबंध, जो सीखने के उद्देश्य हैं बच्चों के लिए बनाए गए हैं, उनका जो संबंध है वो सीधा किससे होता है? छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से। अर्थात बच्चा जो है, ये छात्र है, वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है उससे इन अधिगम उद्देश्यों का सीधा संबंध होता है। अब शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मुख्यतः छात्रों के सोचने, विचारने और कार्य करने, छात्र के लिए 3 पक्ष लिए गए हैं। ये जो शैक्षिक उद्देश्य हैं इसके अंतर्गत छात्र के 3 पक्ष कौन से हैं? कि छात्र सोचे, विचार करे और कार्य करे। अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन 3 पक्षों में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है। अब ये जो तीनों पक्ष हैं ये 3H सिद्धांत से संबंधित है। 3H मतलब हेड, हार्ट और हैंड। तो हेड यानी ज्ञानात्मक पक्ष, मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। हार्ट यानी भावों से यानी मूल्यों से संबंधित बच्चे के, उसकी फीलिंग्स होंगी, भावात्मक पक्ष। और हैंड यानी क्रिया से संबंधित, क्रियात्मक पक्ष, यानी बच्चा जो है वो किसी कार्य को करना सीखेगा तो क्रिया से संबंधित पक्ष क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स। अब ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। सबसे पहले है ज्ञानात्मक पक्ष, और ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं और इसे ब्लूम ने 1956 में दिया था। और यह जो पक्ष है, यह पक्ष सूचनाओं के ज्ञान और तथ्यों की जानकारी से संबंधित है। अब इसे ब्लूम ने 6 भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहला है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा बोध, कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा प्रयोग, एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण, एनालिसिस, 5वां संश्लेषण, सिंथेसिस और 6वां मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा जो था भावात्मक पक्ष, जिसे कि अफेक्टिव डोमेन देते हैं, कहते हैं। और ये जो भावात्मक पक्ष है यह उद्देश्यों से रुचियों, अभिवृत्तियों और मूल्यों, इन तीनों का विकास होता है इस पक्ष में, अभिवृत्ति, रुचि और मूल्य। इसे क्राथवोल, ब्लूम और मसीह ने कब दिया था? 1964 ने। अब भावात्मक पक्ष को भी इन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहले ग्रहण करना, रिसीविंग, फिर अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, फिर मूल्यन, वैल्यूइंग, फिर चौथा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर 5वां चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद है क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। अब ये जो साइकोमोटर डोमेन है इसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक क्रिया से संबंधित है यह पक्ष, कि शारीरिक क्रिया जिसमें कि बच्चे के शारीरिक कौशल का विकास होता है। इसे सिम्पसन ने कब दिया था? 1969 ने। इसे भी 6 भागों में सिम्पसन ने वर्गीकृत किया था। उद्दीपन सबसे पहले, इम्पल्शन, फिर कार्य करना, मैनिपुलेशन, फिर नियंत्रण, कंट्रोल, फिर समायोजन, कोऑर्डिनेशन, फिर स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। उसके बाद है लास्ट आदत पड़ना तथा कौशल का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये थी हमारे पास जो इन तीनों भागों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण। अब इन तीनों वर्ग का जो ये वर्गीकरण है, ये जो तीनों पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन देखिए। सबसे पहले हमारे पास आता है संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। ये जो पक्ष है ये किससे जुड़ा हुआ है? सूचनाओं के
ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से। तो इसके अंतर्गत क्या है, मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं को समावेशित किया गया है। मस्तिष्क से संबंधित क्रियाएं क्यों होंगी, क्योंकि हमने ज्ञान को रिकॉल करना है, इसके अंदर यानी प्रत्यास्मरण करना है, और रिकॉग्नाइज करना है यानी नए ज्ञान को पहचानना है। इसलिए यह जो पक्ष है वो मस्तिष्क की क्रियाओं से समावेशित किया गया है। और 1956 में ब्लूम ने इसका विकास किया था और इस पक्ष को उसने 6 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला था ज्ञान। ज्ञान में क्या होगा, मुख्यतः छात्रों के प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान यानी रिकॉल और रिकॉग्नाइज की क्रियाओं को तथ्यों, शब्दों, नियमों तथा सिद्धांतों की सहायता से विकसित किया जाता है। यानी इस स्तर पर बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान को रिकॉल करता है और रिकॉग्नाइजेशन करता है नए ज्ञान का, ठीक है, जिसके माध्यम से उसके अंदर तथ्य, गणित से संबंधित जो तथ्य हैं, शब्द हैं, नियम है या सिद्धांत है, जिनका विकास किया जाता है। अब ज्ञान वर्ग के भी पाठ्य वस्तु की दृष्टि से 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बच्चों को जो गणित के प्रतीक हैं, तथ्य हैं, नियम है या परिभाषाएं हैं या कुछ घटनाओं का ज्ञान करवाया जाता है। यानी विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, उन्हें विशिष्ट स्पेसिफिक वस्तुएं हैं उनका नॉलेज दी जाती है। जैसे हमने बच्चे को बताना है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये उसको नॉलेज देनी है ना। सेकंड, साधनों का ज्ञान। अब साधनों का ज्ञान में क्या होगा, इसमें छात्रों को प्रकृति का ज्ञान, विधियों का ज्ञान, कि हमारे पास प्रकृति ने हमें क्या दिया है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे अपने अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उनका ज्ञान इसके अंतर्गत। मतलब साधन, कि उस ज्ञान को, जो विशिष्ट ज्ञान बच्चे को देना है, उसके लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करना है जिससे इस ज्ञान को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वस्तुओं का सिद्धांत। सार्वभौमिक वस्तुएं मतलब जो सिद्धांत सामान्यीकृत हो जाते हैं, मतलब जो सिद्धांत सभी के लिए सत्य होते हैं, उन सिद्धांत के बारे में बच्चों को अवगत करवाया जाता है। जैसे गणित में पाइथागोरस प्रमेय, ये सार्वभौमिक सत्य हो चुकी है, सत्य सिद्ध की जा चुकी है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है या जिसकी सबसे बड़ी भुजा है, उसका जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, उसके आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, उन दोनों के जोड़ के बराबर होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये था ज्ञान। दूसरा है हमारे पास बोध यानी कॉम्प्रीहेंशन। अब इस अवस्था में विद्यार्थी क्या करेगा, पहले वाले स्तर में बच्चे ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब इसमें विद्यार्थी जो है उस प्राप्त ज्ञान का अपने शब्दों में अनुवाद करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान की वो तुलना कर सकते हैं, उसे कुछ भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना, तो उनका वो अपने शब्दों में अनुवाद भी कर सकते हैं। अब बोध उद्देश्य की क्रियाओं के भी 3 स्तर होते हैं। नंबर 1, संकेत से शब्द और शब्द से संकेत अनुवाद करना। विद्यार्थी क्या करने योग्य हो जाता है इस स्तर पर, संकेत से जो उसके सामने संकेत दिए होंगे उसे वो शब्दों में व्यक्त कर सकता है, और जो शब्द में चीज दी होगी या जो वाक्य दिया होगा उसे वो संकेत में अनुवाद करने योग्य बन जाता है। सेकंड, पुनः व्यवस्थित करना या पुनः आयोजित करना और पुनः व्याख्या करना, कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी क्या करेगा, कोई भी एक विशिष्ट बात है, कोई विचार है, उस विचार का अर्थ बताते हुए उसकी वो व्याख्या कर सकता है और इस विचार को वो पुनः आयोजित भी कर सकता है और पुनः उसको व्यवस्थित भी कर सकता है। क्लियर? और थर्ड है इसके अंदर उल्लेख करना। उल्लेख मतलब इसमें विद्यार्थी कोई भी, अगर हमने उसे तथ्य बताया है, नियम बताया है, सिद्धांत बताया, अब उस तथ्य, सिद्धांत या नियम की व्याख्या जो है वो अपने शब्दों में करेगा, यानी वो उसका मूल भाव नहीं बदलेगा, भाव उसका वही रहेगा, लेकिन वह उसे जो व्यक्त करेगा वो किसमें करेगा, वह उसे अपने शब्दों में उसे व्यक्त कर सकेगा। ये था कॉम्प्रीहेंशन, यानी हमारे पास था बोध। अब इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास प्रयोग। अब प्रयोग का
अब बच्चे ने देखो सबसे पहला पक्ष था नॉलेज ले ली, उस नॉलेज को फिर उसने कॉम्प्रिहेंशन यानी उसने समझ भी लिया, अपने शब्दों में अनुवाद भी कर लिया। अब अप्लाई करना, एप्लीकेशन, प्रयोग, यानी जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो तथ्य सिद्धांत उसने समझे हैं, उनका प्रयोग वो अपने दैनिक जीवन में या अपने व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में बड़ी आसानी से कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है विश्लेषण यानी एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है कि इसमें जो है छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त सूचना के आधार पर समस्या के विभिन्न भागों में संबंध स्थापित कर सके। अर्थात इसमें क्या किया जाता है, बच्चे के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और बच्चा जो है उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई दे दी गई हमें 15 मीटर, चौड़ाई दे दी और आपको कहा कि आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी। अब बच्चे ने इस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या विभाजित किया कि हमें उपयुक्त प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो ये क्या हो गए, समस्या के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उनके बीच में वो फिर संबंध स्थापित करेगा। अब इसके अंतर्गत 3 क्रियाएं आती हैं। कौन सी? सबसे पहले विषय वस्तु संबंधी तत्वों का विश्लेषण करना, कि जो भी विषय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत की गई है उसमें जो तत्व हैं उनको वह छोटे छोटे भागों में विभाजित करेगा। दूसरा, विषय वस्तु संबंधी संबंधों का विश्लेषण करना, कि अब उसमें जो हमें तत्व दिए गए हैं उनके बीच में क्या संबंध है, उन संबंधों का वो है जो विश्लेषण करेगा। नेक्स्ट, विषय वस्तु का व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना, कि जो विषय वस्तु बच्चे के सामने प्रस्तुत की गई थी अब उसे वो एक सिद्धांत के रूप में, व्यवस्थित सिद्धांत जो कि चले आ रहे हैं उन सिद्धांतों के रूप में उसका विश्लेषण करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है संश्लेषण, सिंथेसिस। ये सारी विधि हम विश्लेषण संश्लेषण पहले पढ़ चुके हैं। तो संश्लेषण क्या होता है कि जो संश्लेषण की क्रिया कब शुरू होती है? विश्लेषण के बाद। यानी संश्लेषण करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? विश्लेषण, की समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और फिर उन सभी टुकड़ों को हम इसमें क्या कर देते हैं? एकत्र कर देते हैं। एकीकरण आ गया ना इसमें, कि इसमें हम क्या करते हैं? एकीकरण पर बल देते हुए छात्र की सूझबूझ व सृजनशीलता को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता है। सूझबूझ और सृजनशीलता पर बल क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखो, जो उसने समस्या उसके सामने हमने प्रस्तुत की थी उससे उसने छोटे छोटे भागों में तोड़ तो लिया ही था। अब उन भागों को उसको क्या करना है? अपनी सूझबूझ से और अपनी क्रिएटिविटी से उनको इकट्ठा करना है। यानी किन्हीं भी 2 तत्वों को एक साथ करने या किसी सिद्धांत के भावों को संयुक्त कर एक संपूर्ण रूप में व्यक्त करने की योग्यता आती है। तो संश्लेषण में भी 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है अनोखे या असाधारण संप्रेषण का निर्माण, कि इस स्तर पर बच्चा क्या करता है? असाधारण संप्रेषण, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी के विचार व्यक्त किए हुए हैं, कोई वैज्ञानिक है जिसने अपने कोई भाषण लिखा, कोई लेखन लिखा या उसने अपने कोई विचार व्यक्त किए हैं, उन विचारों को बच्चा जो है वो अपनी भाषा में उनको व्यक्त करेगा, अपने अनुसार उनको व्यक्त करेगा। तो उसे क्या कहेंगे? असाधारण संप्रेषण, यानी दूसरे को प्रदान करना किसी के अच्छे विचारों को अपने अनुसार। क्लियर? सेकंड है योजना या संक्रियाओं में प्रस्तावित समुच्चय का निर्माण। योजना या संक्रियाओं में प्रस्तावित, यानी इसमें क्या होगा? किसी भी योजना का कार्य करने के लिए, कि हमने कोई कार्य करना है उसके लिए हम योजना बनाएंगे और उसके लिए हमें कौन कौन से तथ्य चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, उनको एकत्रित करना। जैसे मॉडल बनाना है तो मॉडल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, तो उसके लिए योजना बनाना। क्लियर? नेक्स्ट है अमूर्त संबंधों के समुच्चय को निकालना। अमूर्त संबंध यानी जिन्हें कि हम नहीं देख सकते, जैसे हमने बात की थी ना अभी ऊपर कि बच्चा इसमें क्या कर रहा है? अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, अपनी सृजनशीलता को बढ़ावा देंगे हम इसमें बच्चे की। तो सृजनशीलता कैसे दिखाएगा? जब उसके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उन तथ्यों के अंदर वह अमूर्त संबंध यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते, उन संबंधों के समुच्चय को निकालेगा। तो वो क्या होगा? संश्लेषणशीलता का नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है?
यह ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम और सबसे उच्च स्तरीय उद्देश्य माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको सबसे उच्च स्तरीय? क्योंकि इस स्तर में हम यह देखते हैं कि अब तक बच्चे को जितना ज्ञान हमने सिखाया था, ज्ञान, अवबोध या प्रयोग किया बच्चे ने, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, वो जितना कार्य किया है, उस सारे ज्ञान की प्राप्ति बच्चे को किस स्तर तक हुई है। इसमें तथ्य, सिद्धांत, नियम, विचार के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और उनके संबंध में निर्णय लेने के लिए आंतरिक और बाह्य मानदंडों को प्रयुक्त किया जाता है। क्यों प्रयुक्त किया जाता है? जिससे यह पता चल सके कि बच्चे ने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया है या नहीं, और अगर उसने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है तो उसने कितने ढंग से, यानी कैसे, क्या उसे अच्छे से जो ये शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो गई है या नहीं। क्लियर? ये था हमारा पहला ज्ञानात्मक पक्ष, जिसे कि हमने 6 भागों में वर्गीकृत किया था। क्लियर? सेकंड है हमारे पास भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। इस पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, क्राथवोल और मसीह तीनों और उनके साथियों ने मिलकर 1964 में किया। अब इस पक्ष में विशेष रूप से किस पर जोर दें? भावात्मक यानी फीलिंग्स, बच्चे की अभिवृत्ति, उसकी रुचि और उसके मूल्यों के विकास से संबंधित शैक्षिक उद्देश्य आते हैं। इस पक्ष का संबंध मनुष्य के हृदय, हमने पीछे भी पढ़ा था ना, भावात्मक पक्ष किससे संबंधित है? हार्ट से। तो मनुष्य के हृदय तथा उनके मूल्य से होता है। अब इस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब इसमें 5 उपवर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास आएगा रिसीविंग, ग्रहण करना। ग्रहण करना, बच्चा क्या करेगा इसके अंदर? इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र का किसी घटना के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। यानी अगर बच्चे के अंदर इच्छा होगी ग्रहण करने की, तभी वह उस ज्ञान को ग्रहण कर सकेगा। तो इसलिए बच्चे का उद्दीपन, यानी जो हम बच्चे को ज्ञान देने जा रहे हैं उस ज्ञान के प्रति उसका ध्यान होना आवश्यक है, यानी उसके प्रति बच्चे का संवेदनशील होना आवश्यक है। यानी ये जो स्तर है ये वास्तव में बच्चे को सीखने के लिए तैयार करता है। तो इसमें भी 3 क्रियाएं आती हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्रिया की जागरूकता, अवेयरनेस, यानी अगर बच्चा अवेयर होगा किसी काम को करने के लिए, जागरूक होगा, तभी वह उस ज्ञान को कर पाएगा। दूसरा, क्रिया प्राप्त करने की इच्छा, विलिंगनेस, मतलब उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैंने इसको सीखना है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगर उसके अंदर इच्छा होगी तो वो उस काम को जरूर कर पाएगा। तीसरा, क्रिया का नियंत्रित ध्यान, कि उसका ध्यान जो है वो उस काम के प्रति नियंत्रित होना चाहिए, कंट्रोल, उसका अपना जो है खुद के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे इस काम को ऐसे सीखना है। क्लियर? सेकंड, इसके बाद हमारे पास है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, कि जो बच्चे ने ज्ञान के प्रति, पहले हमने कहा कि बच्चा जो है अवेयर होगा, विलिंगनेस होगी उसकी और कंट्रोल्ड कंडीशंस होंगी, तो उसके बाद वो क्या करेगा? जो उसने ज्ञान सीखा है उस ज्ञान के प्रति वो अपनी अनुक्रिया करेगा, यानी वो अपना रिस्पॉन्स करेगा, जिससे क्या होगा? उसे अपनी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने इस काम को ऐसे किया है। तो इसमें छात्र किसी भी कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इस उद्देश्य के द्वारा छात्र में अनुक्रिया की इच्छा, बच्चे में अपने आप रिस्पॉन्स करने की इच्छा होती है और छात्र अपनी अनुक्रिया से संतोष प्राप्त करता है और उसे इससे ज्ञानोपलब्धि भी होती है, यानी ज्ञान की भी उपलब्धि होती है। इससे छात्रों में भी 3 प्रकार की योग्यताओं का विकास होता है। सबसे पहले अनुक्रिया करने को तैयार करना, इसमें बच्चा जो है अपने आप को तैयार करता है रिस्पॉन्स करने के लिए। दूसरा, अनुक्रिया करने की तत्परता, अब उसे बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि मैं जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर दूं। पहले उसने अपने आप को रेडी किया, फिर उसने उस काम को बड़ी रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा जल्दी जल्दी दिया, एक्साइटमेंट हुई उसमें कि मैंने इसको जल्दी से देना है। और तीसरा, अनुक्रिया की संतुष्टि, यानी रिस्पॉन्स करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैंने इस काम को ऐसे बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें थर्ड पॉइंट, वैल्यूइंग, यानी मूल्यन। अब बच्चे ने जो रेस्पॉन्स दिया, अब उस रेस्पॉन्स के आधार पर देखो, जो बच्चे ने ज्ञान लिया, नॉलेज ली है ना, जो उसने घटना के प्रति अपना जो
रिसीव किया जो ज्ञान, फिर उसको रिस्पॉन्स किया। अब उसने क्या किया, उस देखो जब वो ज्ञान को लिया, उसने रिस्पॉन्स किया, उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ उसने मूल्यों को देखा। उस कोई भी घटना जब उसके साथ सामने प्रस्तुत की गई तो उसके अंदर उसे कुछ बातें अच्छी लगी। उन अच्छी बातों में से उसे लगा कि मैं इस बात को, इस मूल्य को अपने अंदर स्वीकार कर सकता हूँ या अपने अंदर धारण कर सकता हूँ। तो छात्रों की अनुक्रियाओं के आधार पर किसी वस्तु या घटना आदि को व्यवहार की कसौटी पर परख कर उनका मूल्य निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, मूल्यन। मूल्यन क्या होगा कि कोई भी घटना है, जब हम उसको अपने व्यवहार की कसौटी पर परख कर देख लेते हैं तो हमें उसमें से जो अच्छी बातें मिलती हैं, जो अच्छे अच्छे मूल्य मिलते हैं, वह क्या होते हैं, मूल्यन। तो इसके अंदर छात्र क्या करते हैं, मानव मूल्य को, जो अच्छी अच्छी बातें उसे लगती हैं वो उसे स्वीकार कर लेते हैं और उन कार्यों, उनके लिए वह कार्य करते हैं और उन मूल्यों के प्रति छात्र क्या हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। इससे भी छात्रों में 3 प्रकार की योग्यताएं विकसित होती हैं। पहला, किसी भी मूल्य की स्वीकृति। बच्चा जो है इस घटना में से उसे जो मूल्य सबसे अच्छे लगते हैं वो उसकी स्वीकृति देता है कि वह उसे धारण कर सकता है। दूसरा, किसी मूल्य के प्रति अधिक रुचि। मान लीजिए कि कोई ऐसा घटना आई जिसमें उसे 2-3 मूल्य अच्छे लगे, तो उसमें जिस मूल्य के प्रति उसकी सबसे ज्यादा रुचि होगी वो उसे स्वीकार करना चाहेगा। तीसरा, प्रतिबद्धता। अब वो अपने आप को बाध्य कर लेगा कि जो उसे मूल्य सबसे अच्छा लगा है, कोई एक मूल्य को वो अपना लेगा। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद है 4th, ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन या व्यवस्थापन। अब इसमें क्या करेगा, संगठन, कि बच्चे के सामने जब एक से ज्यादा मूल्य आते हैं तो वो क्या कहता है, उनमें से उन मूल्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर लेता है कि उसे कौन सा मूल्य सबसे पहले अपने अंदर धारण करना है, और उनके बीच में जो उसे अलग अलग मूल्य उसके सामने आते हैं उन मूल्यों में वो परस्पर संबंध भी स्थापित कर लेता है। तो क्या है, इसमें छात्र को जब एक से अधिक मूल्य मिलते हैं तो वह उन मूल्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं और विभिन्न प्रकार के मूल्यों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। लास्ट है इसमें कैरेक्टराइजेशन, चरित्रीकरण। ये क्या होगा, ये हमारा जो भावात्मक पक्ष है उसका सबसे उत्कृष्ट उद्देश्य है। क्यों, क्योंकि बच्चे का कैरेक्टर बन जाएगा, उसका चरित्र बन जाएगा। देखो, जितने अच्छे मूल्यों को वो अपने अंदर धारण कर लेगा उतना ही अच्छा उसका चरित्र बन जाएगा। तो यह भावात्मक पक्ष का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। इसके अंदर छात्र जो है, जो मानव मूल्यों को अंतःकरण से स्वीकार करता है वह उसके भावी जीवन के दर्शन का आधार बन जाता है। क्लियर। ये था हमारे पास भावात्मक पक्ष, जो कि इसके 5 हमने वर्गीकृत जो वर्ग थे उनको पढ़ लिया। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास इसमें अब मनोक्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। अब मनोक्रियात्मक, इस पक्ष का वर्गीकरण किसने दिया था, सिम्पसन ने। कब दिया था, 1969 में किया। इस पक्ष में क्या था, देह यानी हमारा शरीर और मस्तिष्क, इन दोनों के आपस में मिलकर ये कार्य करें, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि शरीर के विभिन्न अंग संगठित होकर कार्य करने की अवधारणा पर कार्य करते हैं, कि शरीर के बहुत से अंग जो है वो आपस में इकट्ठे होकर किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे किसी पेंसिल को पकड़ना। अब आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, क्या वो बिल्कुल ऐसे ही सीधा पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं? नहीं, बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाना पड़ता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बच्चा जो है वो पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। पियानो बजाना, पियानो बजाना सीखना पहले एक दिन में तो नहीं आ जाता ना। क्या करना पड़ता है, इसमें हमारा शरीर हाथ चल रहा है ना हमारा, और मस्तिष्क हमारा दिमाग बताएगा ना कि हमें उसके ऊपर फिंगर्स को कैसे चलाना है। तो पियानो बजाना, मशीन चलाना, कोई भी मशीन चलाना जिसमें हमारा शरीर भी कार्य करेगा और दिमाग भी, कि हमें इसे कैसे चलाना है, ये सभी कार्य क्रियात्मक कौशल पर आधारित होते हैं। और जैसे जैसे हम उच्च स्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे, यानी जैसे जैसे हम इस काम को लगातार प्रैक्टिस में ले आते हैं वैसे वैसे हमारे मस्तिष्क और शरीर, इन दोनों की क्रिया का संगठन भी अपने आप बढ़ने लगता है और जो क्रिया है वो स्वचालित होने लगती है, यानी वो क्रिया जो है वो अपने आप होने लगती है। जैसे पियानो बजाना, मशीन चलाना, जब इसको हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें अपने आप चलानी आ जाती है ना, हमारी स्पीड बन जाती है उस काम को करने की। सिम्पसन ने भी इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया है, 6 भागों में। पहला है उद्दीपन, इंपल्शन। उद्दीपन यानी बच्चे के सामने
हमने कोई एक ऐसी चीज प्रस्तुत करनी है जिससे कि वो मोटिवेट हो सके उस काम को करने के लिए। तो जैसे साइकिल चलाना है तो सबसे पहले बच्चे के सामने क्या उद्दीपन होगा? साइकिल। अगर हम बच्चे के सामने साइकिल लेके आएंगे तो उसके अंदर जो उसका आंतरिक मन है, उसके अंदर का मन है, वो उसे प्रेरित करेगा ये जानने के लिए कि इसे कैसे चलाया जाता है, ये कैसे कार्य करती है। तो ये जो है ये हमारा इसका जो है क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्नतम स्तर है। जब विद्यार्थी किसी क्रिया का निरीक्षण करता है तो वह आंतरिक बल के कारण उस उद्दीपन के प्रति की जाने वाली क्रिया का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। जैसे साइकिल आई बच्चे के सामने, अब आंतरिक बल के कारण वो क्या करेगा? साइकिल को चलाने की क्रिया कोशिश करेगा वो साइकिल को चलाने के लिए। और इसके बाद कार्य में कुशलता कब आएगी? जब वह इसे बार बार दोहराएगा और उसके अनुकरण की यह अवस्था कौशल विकसित करने की ओर पहला कदम होता है। यानी जब बच्चे ने साइकिल चलाने की ओर पहली बार कदम बढ़ाया, उसको प्रैक्टिस में धीरे धीरे लाया, तो ये इसका पहला कदम है। किसकी ओर? कौशल। क्यों? उसके अंदर साइकिल चलाने का कौशल विकसित हो जाएगा ना, तो उसकी ओर ये उसका पहला कदम होगा। दूसरा है कार्य करना, यानी मैनिपुलेशन। अब इस स्तर में पहले तो देखो बच्चे के सामने उद्दीपन आ गया, साइकिल आ गई, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा? अभी उसे पता नहीं है कि इसे प्रॉपर वे से कैसे चलाना है, तो इस स्तर में बच्चे को निर्देश दिए जाएंगे जिनका कि बच्चा पालन करेगा। उसका पालन करते हुए बच्चा जो अपनी क्रिया में सुधार करते हुए उस कार्य को करने का प्रयास करने लगता है और फिर बच्चा एक क्रिया की दूसरी क्रिया से तुलना करने लगता है। जैसे बच्चे को अगर बाइक चलानी है तो अब बच्चे को बताया जाएगा, उसे निर्देश दिए जाएंगे कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में हमें बैलेंस आता है ना बनाना, ब्रेक लगाना, बिल्कुल वैसे ही बाइक चलाने में भी आपको वैसे ही बैलेंस बनाना है और वैसे ही ब्रेक लगानी है। तो यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया से वो क्या करने लगता है? तुलना करने लगता है और उसमें से सही क्रिया का चयन करने की योग्यता अर्जित करते हैं और धीरे धीरे वह अभ्यास द्वारा सही क्रिया की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसके लिए बच्चे के अंदर चेतना का होना आवश्यक है, यानी बच्चे का कॉन्शियस माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर वो चेतन अवस्था में होगा, जागृत अवस्था में होगा, तो बड़ी आसानी से वह काम को सीख सकेगा। तो इसमें 3 क्रियाएं आएंगी। पहला, निर्देशों का पालन, कि सबसे पहले बच्चे को जो निर्देश दिए जाएंगे बच्चे को उन निर्देशों का पालन करना होगा। दूसरा, सही क्रिया का चयन, जब बच्चा तुलना करेगा एक क्रिया की दूसरी क्रिया से तो उसमें से जो सही क्रिया होगी उसका चयन करना आना चाहिए बच्चे को। फिर क्रिया का स्थिरीकरण, इसके बाद बच्चा जो है उस काम को कैसे करना है उसके माइंड में सेट हो जाएगा। तो क्रिया का स्थिरीकरण हो गए 2 पॉइंट। तीसरा है इसके बाद नियंत्रण, यानी कंट्रोल। अब इस समय में जो बच्चे की परफॉर्मेंस है वो कहाँ पहुंच जाती है? उच्च स्तर पर। क्यों? क्योंकि अब बच्चे का कंट्रोल हो गया उस काम को करने पर। जैसे साइकिल चलानी या बाइक चलानी, तो अब बच्चे को पता चल गया कि मुझे उसको कैसे तेज करना है, कैसे कम करना है। अब उसका उस कार्य को करने पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका है, जिससे कि उसका आत्मविश्वास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बालकों का क्रिया पर पूरा नियंत्रण होता है और वह कार्य की गति में तीव्रता और धीमापन अपनी आवश्यकता के अनुसार करने के योग्य हो जाता है, जिससे बालक का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। नेक्स्ट, समायोजन, कोऑर्डिनेशन। अब बच्चा अपना जो उसने काम को सीखा है, जो कार्य किया है, अपने जो तरीके हैं काम करने के, उनके साथ बच्चा जो है वो समायोजन करना सीख जाता है। इसमें विद्यार्थी विभिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से तथा केवल क्रिया के लिए आवश्यक कार्यों को करता है, अर्थात वे क्रियाओं को का समायोजन करने का प्रयास करता है। तो इस हेतु वह शारीरिक व मानसिक संयोजन करता है और शरीर के विभिन्न भागों का क्रिया में प्रयोग करता है। क्लियर? नेक्स्ट है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। अब ये जो पक्ष है ये क्या है? उच्चतम स्तर है। इस स्तर पर क्या होगा? बच्चे की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी अब बच्चे के स्वभाव में आ गया ये काम करना, कि बच्चे ने कोऑर्डिनेशन कर लिया उस काम के साथ कि उसे कैसे उस काम को करना है, उसने अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया उस काम के साथ। अब वो चीज उसके स्वभाव में आ जाएगी, यानी अब उसे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो बड़ी आसानी से उस काम को करना प्रारंभ कर देता है। जैसे अब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं, अब वो हमारे स्वभाव में आ गई,
तो अब हम बड़े आसानी से उस काम को कर सकते हैं। हमें ज़्यादा उसकी तरफ सोचने की या चेतन अवस्था में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बालक कार्य को अपने अर्थात अचेतन अवस्था में भी कर सकते हैं। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका आदत पड़ना, कौशल निर्माण यानी हैबिट फॉर्मेशन, कि इस स्तर पर आकर बच्चे ने जो काम सीखा है वो काम क्या हो जाता है, बच्चे की आदत बन जाती है, उसकी हैबिट, उसके अंदर वो कौशल पैदा हो गया ना, तो वो उसकी हैबिट बन जाती है। तो इस उच्चतम स्तर पर आने पर बालक अपनी इच्छानुरूप कार्य को करता है, इच्छा के अनुसार, और विद्यार्थी की स्वयं की शैली जो है उसकी आदत बन जाती है, यानी बच्चे का अपने आप काम करने का तरीका जो है वो उसकी आदत बन जाती है। जैसे साइकिल चलाना या पियानो बजाना, मशीन चलाना, अब बच्चे की खुद की हैबिट है, उसकी अपनी शैली है उस काम को करने की। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं।